गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। और पहले दिन आपको हिंदी में एक पीरियड पढ़ाया गया था। क्षितिज का पहला पाठ पढ़ाया गया था। तो आपको पता चल गया होगा कि आपके उसमें कक्षा में कौन कौन सी पुस्तकें चलती हैं। तो आपका जो आज का विषय है वो हिंदी है। हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण अभी हम आपको बताने वाले हैं। पहले दिन आपने पढ़ा था क्षितिज का पहला पाठ। ये आपकी पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है आपकी कृतिका, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। और जो आपकी तीसरी पुस्तक है वो है व्याकरण। आज हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो व्याकरण में क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो जो व्याकरण में आपका इस साल सिलेबस होगा वो इस तरीके से होगा। पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद। दूसरा नंबर है वाच्य पढ़ेंगे। फिर है आपका पद परिचय और अंत में आपका है रस। ये आपके व्याकरण में 4 लेसन होंगे, उनको हम पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस प्रकार से क्षितिज, कृतिका और व्याकरण 3 पुस्तकें चलेंगी। व्याकरण के अंतर्गत ये 4 लेसन होंगे, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। आपको ये बताना है व्याकरण की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए कि यह क्या है तो आप क्या उत्तर देंगे? बिल्कुल, ये व्याकरण की दृष्टि से वर्ण है। व्याकरण की दृष्टि से ये वर्ण है। मैं विभिन्न वर्णों को जोड़ रहा हूं। इन वर्णों को जोड़ने पर यह शब्द बन गया। क्या बन गया? कमल। क्या बन गया? ये कमल। यानी वर्णों को वर्ण संयोजन करने से शब्द का निर्माण होता है, क्योंकि कमल एक शब्द है। तो वर्णों का संयोजन करने से शब्द का निर्माण हो गया। अब शब्दों को अगर हम व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, शब्दों को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं तो वो क्या बनता है उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे एक शब्द हमने कमल यहाँ पे लिख दिया। कमल क्या है? वर्णों का संयोजन, यानी वर्णों का संयोजन बन गया शब्द। अब हम ये देखते हैं कि शब्दों के संयोजन से क्या बनता है या शब्दों के समूह से क्या बनता है। जैसे हम यहाँ पर लिख दें घर, राम, गया। आप देख रहे होंगे 3 शब्द हैं। गया, घर, राम, 3 शब्द हैं और ये शब्दों का समूह है। तो क्या शब्दों का समूह वाक्य बन पा रहा है? बिल्कुल सही। वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। ये शब्दों का समूह है लेकिन ये व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित नहीं है इसलिए ये वाक्य नहीं बन पा रहा है। इसको हम व्यवस्थित करते हैं। राम, घर, गया। राम, घर, गया। ये शब्दों का व्यवस्थित समूह है। शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या बन गया? वाक्य बन गया। और व्यवस्थित जब हम शब्दों को करते हैं तो उसका कुछ अर्थ निकलता है। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि वाक्य शब्दों का सार्थक, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह है। तो वाक्य की परिभाषा हम इस तरीके से लिख सकते हैं
कि वाक्य है क्या। अब आप समझ के होंगे कि आज का हमारा प्रकरण क्या है, वाक्य है, ठीक है। और चूंकि आपके सिलेबस में वाक्य में है रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो इसको भी हम अलग से यहाँ पर लिख सकते हैं, रचना के आधार पर, ठीक है। वाक्य है क्या, इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, शब्दों का क्रमबद्ध व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का क्रमबद्ध व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात अगर वाक्य की विशेषता आपको बतानी है तो ये बताना पड़ेगा कि वो शब्दों का समूह हो, लेकिन शब्दों का समूह वो क्रमबद्ध हो और व्यवस्थित हो और उन शब्दों के समूह का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। इस प्रकार से ये वाक्य की परिभाषा आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वाक्य के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। या वाक्य, यह वाक्य है उसमें क्या शर्त होनी चाहिए, तो वाक्य में जो प्रमुख अवयव होते हैं वो होते हैं कम से कम, इसकी बात करें, कर्ता और क्रिया। अगर इन दोनों में से किसी का भी अभाव है तो कोई वाक्य नहीं बन सकता। जैसे हम लिख सकते हैं राम गया, राम गया, राम यहाँ पर कर्ता है और क्रिया क्या है, गया। यानी छोटा से छोटा भी अगर हमको वाक्य बनाना है तो उसमें कर्ता और क्रिया की अनिवार्यता है, बिना इनके वाक्य नहीं बन सकता। इसके अलावा जब वाक्य बड़े हो जाते हैं तो उसमें विशेषण, क्रिया विशेषण या अव्यय के अन्य भेद या कारक, ये सब आ जाते हैं, लेकिन कम से कम इन दोनों का होना उसमें अनिवार्य है। इसके बाद करते हैं हम वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के प्रमुखतः दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम उद्देश्य को जान लेते हैं, या फिर उद्देश्य है क्या। एक हम वाक्य लिखेंगे यहाँ पर, जैसे लिखते हैं राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ये एक वाक्य है। अब हम इसमें जानेंगे कि उद्देश्य क्या है। तो आप हम बता दें, उद्देश्य होता है कर्ता, उद्देश्य होता है कर्ता। इसमें कर्ता क्या है, राम। या इसको दूसरी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कोई बात की जाए, जिसके बारे में कोई बात की जाए वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में, इसलिए राम क्या है, इसमें उद्देश्य है। उद्देश्य के अंतर्गत दो चीजें प्रमुखता से आती हैं, कर्ता आता है और कर्ता का विस्तार। जैसे हम इसमें कर्ता का विस्तार करके देखें, दशरथ पुत्र श्री राम ने, दशरथ पुत्र श्री राम ने रावण को मारा। अब इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा, पूरा उद्देश्य हो जाएगा, पूरा उद्देश्य हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं,
ये है आपका उद्देश्य विस्तार, यानी कर्ता का विस्तार अगर करते हैं तो उद्देश्य विस्तार कहलाता है। तो उद्देश्य किसे कहेंगे? वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य का विस्तार हम इस तरीके से कर सकते हैं, उद्देश्य में हम विशेषण लगा सकते हैं, संबंध बोधक अव्यय लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम उद्देश्य का विस्तार कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं विधेय क्या है। विधेय विधेय क्या है? अभी हमने बताया था राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। इसमें आपको जैसे मैंने बताया था ये क्या है आपका उद्देश्य। अब हम इसमें विधेय की चर्चा करते हैं। तो उद्देश्य मैंने बताया था जिसके बारे में कोई बात की जाए वो उद्देश्य होता है, और विधेय की परिभाषा हो जाती है उद्देश्य के बारे में जो भी बात की जाए, उद्देश्य के बारे में जो भी बात की जाए वो विधेय कहलाता है। यहाँ पर उद्देश्य क्या है? राम। और राम के बारे में बात की जा रही है कि राम ने रावण को मारा। बात की जा रही है कि राम ने रावण को मारा, इसलिए क्या हो जाएगा? विधेय। तो परिभाषा हो गई उद्देश्य के बारे में जो भी बात की जाए वो विधेय कहलाता है। ठीक है, अब हम देखें विधेय का विस्तार क्या हो सकता है। राम ने रावण को मारा, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं, राम ने लंका पति रावण को मारा। राम ने लंकापति रावण को मारा। ये लंकापति अगर हम इसमें रावण के पहले जोड़ देते हैं तो ये विधेय का विस्तार हो जाएगा, और इसमें भी विशेषणों के माध्यम से हम उसका विधेय का विस्तार कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जान लिया कि वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है उसके बारे में जान लिया, और विधेय क्या है इसके बारे में जान लिया। इसके बाद हम आगे आते हैं क्रिया के बारे में जानते हैं। क्रिया क्या है? वाक्य में हमने ये जाना था कि कर्ता और क्रिया का होना अनिवार्य होता है। कर्ता और क्रिया का होना अनिवार्य होता है। क्रिया भी कई तरीके से इसमें प्रयुक्त होती है। तो जैसे हम पहले जानते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, वह गया। इसमें हमने ये देखा कि वह कर्ता है और गया क्रिया है। इसमें एक ही क्रिया है। इसके लिए हम लिख सकते हैं एक पदी क्रिया। ये ऐसा वाक्य है जिसमें एक पदी क्रिया प्रयुक्त हुई है। ठीक है। अच्छा, द्विपदी क्रिया क्या होती है? द्विपदी क्रिया देखते हैं, वह घर गया है। वह घर गया है, यह द्विपदी क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें गया है एक मुख्य क्रिया है और है उसके साथ सहायक क्रिया लग गई तो द्विपदी क्रिया हो गई। इसके बाद त्रिपदीय क्रिया क्या होती है? त्रिपदीय क्रिया क्या होती है? उसमें तीन पद होते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, वो घर जा रहा है, इसमें तीन पदीय क्रिया हो गई। क्रिया के तीन पद हैं। पहले में क्रिया का एक पद था, इसमें क्रिया के दो पद हैं, और तीसरे में क्रिया के तीन पद हैं। अब चार पदीय क्रिया भी होती है। चार पदीय क्रिया क्या होती है? उसमें चार पद होते हैं। जैसे वह घर चला जा रहा था। इसमें क्रिया के कितने हैं? चार पद हो गए। ये चार पदीय क्रिया हो गई।
प्रकार से हम और वाक्य बना सकते हैं जिसमें एक पदी क्रिया हो, दो पदी क्रिया हो, तीन पदी क्रिया हो, चार पदी क्रिया हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको होमवर्क देता हूं। आपको इन प्रत्येक का एक एक उदाहरण आपको लिख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, ताकि हम देख सकें कि आपके समझ में आया है कि नहीं है। एक उदाहरण एक पदी क्रिया का, एक उदाहरण इसका दो पदी क्रिया का, एक तीन पदी क्रिया का, एक चार पदी क्रिया का, आप इतना करके भेजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने आगे वाक्य के भेद में आते हैं। तो जैसा कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था वाक्य के भेद, जिसमें दो भेद आपको बताए गए थे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। दो भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आप पढ़ चुके हो, अब हमें पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, जिसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। आपने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वो भेद ज्यादा होते हैं लेकिन वो बहुत आसान थे। ये रचना के आधार पर जो वाक्य भेद हैं, ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य होता क्या है? जैसे नाम से पता चलता है सरल वाक्य, इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है या इसकी परिभाषा क्या होती है? तो हम एक वाक्य लिखें, वह स्कूल से घर जा रहा है। वह स्कूल से घर जा रहा है। अब आपको कहा जाए इसमें कुल कितनी क्रियाएं हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आपको मैं क्रियापद नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्रिया कितनी है। तो क्रिया केवल इसमें जाने की एक ही क्रिया है, जाने की क्रिया है इसमें मुख्य क्रिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सरल वाक्य है, अर्थात जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हम यहां पे लिखे उदाहरण, वह खाकर सो गया। वह खाकर सो गया, वह खाकर सो गया। आप सोच रहे हैं कि खाकर भी एक क्रिया है, सोने की भी एक क्रिया है, गया भी एक क्रिया है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको, इसमें मुख्य क्रिया सोने की है, मुख्य क्रिया है सोने की। खाकर की जो क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया है, आपको क्रिया के भेद में मैंने बताया था। तो मुख्य क्रिया है इसमें सोने की, और गया इसकी सहायक क्रिया है, जिसको हम इसमें मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग कर रहे हैं। तो मुख्य क्रिया है सोने की। अर्थात सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए बताया, वह खाकर सो गया, वह स्कूल गया, इत्यादि इस तरीके के आप वाक्य प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम दूसरा वाक्य जानेंगे।
संयुक्त वाक्य के बारे में आपको बता दूं, ये कम से कम 2 उपवाक्यों से मिलकर के बना होता है। कम से कम 2 उपवाक्यों से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जैसे कि मैंने सरल वाक्य में बताया था, एक ही मुख्य क्रिया होती है, इसमें एक से अधिक मुख्य क्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बने वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हम यहां पे लिखे हैं, श्याम बाजार गया तथा मोहन स्कूल गया। यहाँ पे देख रहे हैं 2 उपवाक्य, एक श्याम बाजार गया, दूसरा मोहन स्कूल गया। और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इन वाक्यों को हम अगर समुच्चय बोधक अव्यय से अलग करेंगे तो 2 स्वतंत्र वाक्य निकल करके आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे संयुक्त वाक्य। तो इसको परिभाषित हम कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बने वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। और प्रत्येक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे कि इसमें मैंने तथा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय हो सकते हैं, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, एवं, अथवा इत्यादि। इन समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़ करके बने वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। और सबसे खास बात, इसमें एक से अधिक मुख्य क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से हुआ संयुक्त वाक्य। इसके बाद हम आपको विस्तृत वाक्य अगले पीरियड में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आपको आज का पीरियड समाप्त करें, मैं आपको होमवर्क कुछ देना चाहता हूं, और आप ग्रुप में मैसेज के माध्यम से आप अपने उत्तर भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ग्रुप में अगर ना भेजना हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो गृह कार्य में प्रश्न नंबर 1, सरल वाक्य परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखिए। सरल वाक्य को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, संयुक्त वाक्य, कहीं ऐसा नहीं दे रहे हैं, संयुक्त वाक्य के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। चलिए, ये हुआ आज आपका सेशन। आप ये कर जो है मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।